बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के नाम एक खुला खत लिखा है। एक खत खुला पहले भी लिखा गया था, बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि वो खत आर्मी चीफ को नहीं मिला, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस पर इतराज किया कि हमें वो खत नहीं मिला, जेल इंतजामिया ने कहा कि वहां पर कोई खत लिखा ही नहीं गया। लेकिन चले, वो खत अगर नहीं भी लिखा गया तो जिस तरह से कहा जाता है ना कि वो खुला खत था, तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, आर्मी चीफ को भी पता चल गया। अब वंस अगेन इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम एक और खुला खत लिखा है, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आर्मी चीफ से इमरान खान साहब ने काफी गिले शिकवे किए हैं, काफी शिकायतें की हैं और कुछ मशवरे दिए और कुछ नसीहतें भी की हैं। आल्दो कि इमरान खान साहब ने जो पहला खत लिखा था उसमें भी काफी गिले किए और काफी शिकायतें की और काफी मशवरे दिए थे कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज बहुत बढ़ती जा रही है, आपको कुछ सोचना होगा, आपको राह रास्ते आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अवाम आपकी इज्जत करे, आप से मोहब्बत करे, तो आपको सियासत से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। आज वंस अगेन एक और खत लिखा गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है। आपको पता होगा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ दो नंबरी हुई, उनका मैंडेट चुराया गया, उनका वोट चुराया गया। और यह हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनानी थी, लेकिन चूंकि उनके मैंडेट के ऊपर दावा बोला गया, उनका मैंडेट चुरा लिया गया, छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो हुकूमत ना बना सके। और जो मौजूदा हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो जाली हुकूमत है, वो मैंडेट चोर हुकूमत है। इस वजह से पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें और यौम स्याह मनाएं। इस हवाले से पूरे पंजाब में दफा 144 भी नाफज की गई है ताकि कोई बंदा घर से बाहर ना निकल सके, कोई बंदा एहतजाज ना कर सके। क्योंकि जिस तरह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले की सूरत हाल थी ना, इमरान खान साहब की इस काल के बाद के 8 फरवरी 2025 को यौम स्याह मनाया जाएगा, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल वंस अगेन पैदा हो गई। पुलिस हरकत में आ गई, लोगों के घरों पर रेड करना शुरू कर दिया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना शुरू कर दिया, लोगों को उठाना शुरू कर दिया, लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाने शुरू कर दिए और अल्टीमेटली दफा 144 का नफाज कर दिया कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं होगा, कोई जलसा नहीं होगा, कोई तकरीर नहीं होगी, कोई नारा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और जो मौजूदा फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, इमरान खान साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और जो उनका वोट चोरी किया गया उस पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत भी अपना फर्ज पूरा कर रही है और लोगों की पकड़ दकड़ का, उनको मारने पीटने का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, इसके अलावा आज दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी शहर बानो कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अगर हम 8 फरवरी 2024 की बात करें तो इससे बड़ा साफ नजर आता है कि इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत हुआ। क्योंकि ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था कि इमरान खान को किसी भी सूरत में इलेक्शन में नहीं आने देना, इमरान खान को किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं जीतने देना, इमरान खान साहब को किसी भी सूरत में इस मुल्क का दोबारा से वजीर आजम नहीं बनने देना। तो उस मनसूबाबंदी के तहत, उस प्रोग्राम के तहत धांधली की गई। धांधली 3 किस्म की होती है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद। अगर हम इलेक्शन से पहले की धांधली को डिस्कस करें तो क्या नहीं हुआ, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों की, औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया, लोगों को हरासा और खौफजदा किया गया, तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, तहरीक इंसाफ से लोगों को बदजन करने की कोशिश की गई। और जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे, जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते थे, एमपीए का, एमएनए का, उनको भगाने की कोशिश की गई, उनको डराने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उनको कंपेन नहीं करने दी गई।
مطلب کہ ہر وہ طریقہ اور ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ کسی بھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کرش ہو جائے، وہ الیکشن میں نہ آئے، اس کا کوئی ایک بھی امیدوار الیکشن میں موجود نہ رہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایک سیٹ بھی نہ ملے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف پر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا، لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کیا، عمران خان صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جو حکومت کر سکتی تھی وہ ہر وہ طریقہ استعمال کر چکی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا۔ اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی گئی وہ یہ تھی کہ ان کا انتخابی نشان ہی ان سے چھین لیا گیا، اور جتنے بھی امیدواران تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، انہوں نے آزاد حیثیت سے علیحدہ انتخابی نشان کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اور دوسرا بڑا ظلم یہ ہوا کہ الیکشن والے دن ان کا مینڈیٹ ہی چھین لیا گیا، ان کا مینڈیٹ ہی چرا لیا گیا، اور بہت سے ایسے ایم پی ایز اور ایم این ایز امیدواران کی حیثیت سے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ جب رات کو سوئے تھے تو اس وقت وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن جب صبح وہ جاگے تو انہیں پتا چلا کہ نہیں، وہ ہار چکے ہیں۔ بہت بڑا ظلم کیا گیا، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا گیا۔ اور الیکشن کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ داندلی صرف الیکشن سے پہلے نہیں ہوئی، داندلی صرف الیکشن والے دن نہیں ہوئی، الیکشن کے بعد بھی داندلی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ کامیاب ہوئے ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، انہیں کہا گیا کہ آپ کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی سیٹ کو چھین لیا جائے گا۔ اور ایسا ہوا۔ بہت سارے ایسے ایم پی ایز ہیں، بہت سارے ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ الیکشن جیت چکے تھے، لیکن بعد میں عدالتوں کے ذریعے سے یا الیکشن کمیشن کے ذریعے سے 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ان کی جیتی ہوئی سیٹ ان سے چھین لی گئی، اور جو ہارا ہوا تھا اس کو جتا دیا گیا۔ بات یہیں پر صرف ختم نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو تناسب کے لحاظ سے جو مخصوص نشستیں بنتی تھیں، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، بلکہ بعد میں پھر وضاحتی بیان آ گیا، پھر اس کے اوپر فیصلہ آ گیا۔ مطلب کہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تناسب کے لحاظ سے بنتی تھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے حکم کے باوجود اور جو کچھ سپریم کورٹ کر سکتی تھی اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ غلط ہو، آپ کا مینڈیٹ چرایا جائے، آپ کے ساتھ داندلی ہو، آپ کا ووٹ چوری ہو، تو آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، آپ کو احتجاج کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کی بات نہ سنی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے، گئے، کچھ نہیں ملا، بلکہ الٹا ان کی جو سیٹیں جیتی ہوئی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ عدالتوں کے پاس جانا چاہیے تھا، گئے، ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، پٹیشنیں فائل کی، کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا نقصان یہ ہوا کہ جو ان کے جیتے ہوئے لوگ تھے، ان کے جو امیدواران الیکشن جیت چکے تھے، وہ سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا، گئے، کہا کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، کہا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن 1 سال کا وقت گزر گیا، آج تک پاکستان تحریک انصاف کے اس الزام کو لے کر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے، یوم سیاہ منا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ اچھا، ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے کھلے خط کے حوالے سے۔ دیکھیں، خط 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سیکرٹ خط، خفیہ، جو ایک بندہ دوسرے بندے کے نام پہ لکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کھلا خط۔ تو عمران خان صاحب تو چونکہ جیل کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس تو ان کا ایکس اکاؤنٹ بھی موجود نہیں ہے، وہ جیل انتظامیہ کی مرضی کے بغیر خط لکھ بھی نہیں سکتے، ان کو پیپر نہیں ملے گا، ان کو پینسل نہیں ملے گی، اور جیل کا عملہ کسی بھی صورت ان کا خط پبلک نہیں کرے گا یا اس کو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس نہیں بھیجے گا۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ وہ اپنے وکلاء کے ذریعے سے اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے سے خط لکھے، یا کوئی آرٹیکل لکھے، یا کوئی میسج دے یا پیغام دے۔ یہ خط بھی بالکل ویسا ہی خط ہے۔ عمران خان صاحب نے جب پہلے ایک کھلا خط لکھا تھا تو وہ بھی ایسا ہی خط تھا، لیکن اس کے اوپر بڑی وضاحتیں آنا شروع ہو گئیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا ہمیں تو کوئی خط ملا ہی کوئی نہیں،
जेल इंतजामिया ने कहा कि जी ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, हमने उनको पेपर नहीं दिया, उनको पेंसिल नहीं दी। और जेल का एक असूल है, रूल है, जब भी कोई मुल्ज़म या मुजरम खत लिखता है तो जेल इंतजामिया के पास आता है, जेल इंतजामिया उसको पढ़ती है, देखती है, फिर उसकी मर्जी है, उसको मुनासिब समझे तो आगे पोस्ट कर देती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, खान साहब ने तो खत लिखा ही नहीं है। देखें, खत बाकायदा रिटन फॉर्म में पहले भी नहीं लिखा गया था और बाकायदा रिटन फॉर्म में अब भी नहीं लिखा गया। पहले भी खुला खत था, अब भी खुला खत है। पहले भी पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंच गया था, अब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक इमरान खान साहब का खत पहुंच गया है। और पहले खत में जो कहा गया था वो ऑलमोस्ट उसका थीम वही है जो पहले था, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें तब्दीलियां आई हैं। चंद एक कुछ गिले किए गए हैं, कुछ शिकायतें की गई हैं और कुछ नसीहतें भी की गई हैं, कुछ मशवरे भी दिए गए हैं। जबकि पहले सिर्फ कुछ मशवरे दिए गए थे और कुछ नसीहतें की गई थी, लेकिन शिकायतें नहीं लगाई गई थी। लेकिन अब कुछ शिकायतें भी लगाई गई हैं। इसका अगर हम मेन थीम देखें कि पहला खत और मौजूदा खत, इसमें आखिर है क्या? इसमें सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप गलत बंदे हैं, आप ठीक काम नहीं कर रहे, आपकी हरकतों और करतूतों की वजह से पाकिस्तान की आवाम आपके खिलाफ हो चुकी है, आपसे दूर हो चुकी है, फासला बहुत बढ़ चुका है, आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। अगर आप अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे, अपनी आईनी हदूद में नहीं रहेंगे, सियासत से दूर नहीं होंगे और ये जो आप गलत और गंदी हरकतें कर रहे हैं इससे आप बाज नहीं आएंगे, तो फिर अवाम और आपके दरमियान मजीद फासला बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। अगर आप चाहते हैं कि अवाम के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो और मोहब्बत बढ़ जाए तो आपको अपनी डोमेन में रहना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने खुला खत क्या लिखा, उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर इस हवाले से पोस्ट लगाई गई। लिखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दूसरा खुला खत। मैंने मुल्क को कौम की बेहतरी की खातिर नेक नीति से आर्मी चीफ आपके नाम खुला खत लिखा। अच्छा, अब आर्मी चीफ के बाद आप का लफ्ज ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। इमरान खान साहब ने जब पहला खत लिखा था ना, उस वक्त कहा था कि इसका अगर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो हम इसको वेलकम करेंगे, इसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन उसको संजीदा लिया ही नहीं गया, बल्कि उल्टा कह दिया कि कौन सा खत, हमें तो कोई खत मिला ही कोई नहीं। जेल इंतजामिया कहती है कि खत लिखा ही कोई नहीं, यहां से खत कोई बाहर गया ही कोई नहीं, और उधर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि ऐसा तो कोई खत हमारे पास आई कोई नहीं, व्हाटएवर। अच्छा जी, खान साहब ने लिखा कि मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी आलमी सतह पर मुल्क को कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। अब यहाँ इमरान खान साहब खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कितने मुखलस और खैर खा हैं और उनकी पाकिस्तान के लिए कितनी सरवसीस हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के तासुर और अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिन मजमूरात की फिक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये खत लिखा। मैंने जिन 6 निकात की निशानदही की है, इन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन निकात की हमायत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, अगर फौज सियासत में आएगी, सियासत में मुदाखलत करेगी, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएगी, मर्जी से हुकूमतों को गिराएगी, तो फिर अवाम किस तरह फौज को फेवर करेंगे? तो खान साहब की ये बात बहरहाल सही है कि आपको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, आईनी हदूद में रहना चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए, और जो आपका काम है आपको सिर्फ वही करना चाहिए। सियासत में आपको पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए। एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नतीजे तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना। अच्छा, यह मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूं, इलेक्शन से पहले भी धांधली की गई, इलेक्शन वाले दिन भी धांधली की गई और इलेक्शन के बाद भी धांधली की गई। ये एक दफा नहीं, 3 दफा धांधली हुई है। अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का तलाक करना, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मुशत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती अदारों को अपने फराइज छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूब कर रहा है, बल्कि अवाम और फौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। फौज मुल्क का एक अहम अदारा है, मगर इसमें बैटरी चंद काली बेड़े पूरे अदारे का नुकसान कर रही हैं।
अच्छा, इमरान खान साहब अक्सर फौज के ऊपर तनकीद करते हैं, या कहते हैं ये या खान पार्ट टू या कातल या गद्दार। वो पूरी फौज को ऐसा नहीं कह रहे होते, वो चंद एक मखसूस लोग हैं जिनको वो टारगेट कर रहे होते हैं। अब भी खान साहब ने अपनी उस बात की वजाहत कर दी है कि चंद काली बेड़े, ठीक है ना, पूरे इदारे को नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बखेर रहा है बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबज फौज करती है। पहले अडयाला जेल के फर्ज शनास सुप्रीडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल के मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर हाल जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी नहीं पहुंचने दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले चंद माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं मगर इनको भी अदालती आर्डर्स के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। अब यहाँ इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गिले शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ जो उनके गलत काम हैं, उनके जो गलत करतूत हैं, उनकी निशानदही करें, उनको नसीहत करें, उनको मशवरा दें। ये बात सही है क्योंकि ये जो आप कहते हैं ना कि मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये बात आपकी है, सही है, ठीक है, लेकिन आपके ये मामला अदालतों से मुतल्लका हैं। वहां से आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वट एवर, जो कोई भी सूरत हाल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये गिला करना कि मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ वो किया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, मेरा ख्याल है कि इस तरह के गिले शिकवे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करने की जरूरत नहीं थी। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निजाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक की पामालियों और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मन पसंद फैसलों के लिए पाकट जजेस भर्ती करना है ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जा रहे हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। उस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे नहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गई। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। एजेंसीज के दबाव पर हमारे 2000 से जायद वर्कर्स, सपोर्टर्स और पार्टी लीडर्स की जमानत की दरखास्तें अब तक हाई कोर्ट के जजिज इल्तवा में रख कर बैठे हुए हैं। जैसा सलूक पिछले 3 साल में हमारी खवातीन के साथ किया गया वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। पाकिस्तान की तारीख में कभी सियासतदानों की घरेलू खवातीन को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया। इससे जाहिर होता है कि हमारी अखलाकियात किस कदर पस्ती पर हैं। बुजुर्ग खवातीन और जवान बच्चियों को जेलों में कैद रखा गया। मेरी अहलिया डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 75 साल कैंसर की मरीजा हैं, मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्र 65 साल से जायद है, समेत सैकड़ों खवातीन को बेजा पाबंदी सलासल रखा गया है और उनकी हया का तकद्दुस पमाल किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। हमारे दीन का हुक्म तो यह है कि जंगी हालात में दुश्मन की औरतों और बच्चों से भी बदसलूकी ना की जाए। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल खान साहब की सही है कि हमारा मजहब इस तरह की हरकतों की इजाजत नहीं देता। हत्ता कि जंग में भी है कि औरत के साथ किस तरह सलूक करना है, बच्चों और बुजुर्गों के साथ किस तरह सलूक करना है और जो मद्दे मुकाबला आए सिर्फ उसके साथ जंग लड़नी है। इसके अलावा किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना, इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाना, वगैरह वगैरह। तो खान साहब उस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। औरतों और बच्चों से भी बदसलूकी ना की जाए और यहाँ
اپنی ہم وطن ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی، اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ صفر ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔